सो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। बेसिकली हम लोग सोडियम कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर सोडियम कंपाउंड्स के जो बिहेवियर होंगे वो पोटेशियम कंपाउंड से मैच करेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर में हम केवल और केवल सोडियम कंपाउंड से फोकस करेंगे। केवल कार्बोनेट्स के केस में पोटेशियम कार्बोनेट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, तो वो पोर्शन अभी स्टडी करेंगे लास्ट में। सो नेक्स्ट सेगमेंट वी स्टार्ट इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। और इनडायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पे सोडियम के लिए स्टडी कर रहे हैं, सोडियम इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड फॉर एल्कली मेटल्स। तो हम जो सोडियम कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे बिहेवियर बाकी कंपाउंड्स का भी होगा। तो अगर हमें रिएक्शंस को कभी एडजस्ट करना होगा तो क्लोज टू सोडियम वाले आंसर ही लिख देंगे। लिथियम में थोड़ा वेरिएशन है, बट पोटेशियम में काफी क्लोजनेस रहेगी। कुछ कुछ जगहों पे वेरिएशन है, वो मैं अभी आपको साथ में बताता चलूंगा। So industrially important compounds of sodium include sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium chloride and sodium bicarbonate. So basically 4 compounds पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। फॉर्मूला इज Na2CO3.NH2O। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पर क्वेश्चन आता है, इस प्रोसेस को हम लोग डील करेंगे। सो सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान रखना है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, जो कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट में सिग्निफिकेंटली गुड होती है। इसलिए पोटेशियम कार्बोनेट इस मेथड से नहीं बनाया जाता है। अभी वो पॉइंट लास्ट में ऐड करेंगे, बट अभी टू द पॉइंट चलते चलो। तो सोडियम कार्बोनेट, पहले सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद कराया, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O। सॉल्वे प्रोसेस इसको बनाएंगे। सॉल्युबिलिटी इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ये मेथड यहाँ पे काम करता है। अब कैसे कराते हैं उसके एक एक करके सारे कंपाउंड्स मार्क करिए, तो आगे की रिएक्शंस डील करेंगे। सो इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड with sodium hydrogen carbonate. The later is prepared by passing CO2 into the concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonates are formed. तो आप इक्वेशंस देखो, तो सबसे पहले अमोनिया वाटर और CO2 को रिएक्शन करा के अमोनियम कार्बोनेट बनाया। अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और CO2 से एक्सेस में कराया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। अमोनियम बाइकार्बोनेट की सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। और सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट्स बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी। और फिर जब हम इसे हीट करेंगे तो इससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, विच इज गिवन इन द लास्ट रिएक्शन। तो ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की 4 रिएक्शंस हो गई जो आपको ठीक से याद रखनी है। यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिए, चाहे तो ऊपर टाइटल लिख लीजिए, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अमोनिया की रिएक्शन वाटर और CO2 से करा के पहले अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट की फिर से वाटर और CO2 से रिएक्शन करा के अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट की सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा के सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट चूंकि लेसर सॉल्युबल होता है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो इस प्रोसेस में जो हमारे पास अमोनिया है वो जो रिकवर हुई अमोनियम कार्बोनेट बना लास्ट में। सो इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो लास्ट स्टेप देखो एक और है, तो जो लास्ट स्टेप में अमोनियम क्लोराइड बना था उससे फिर से अमोनिया रीगेन कर लेते हैं और स्टेप 1 में उसको रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके रिसाइक्लाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ऑल्सो स्टेप जो आपको याद रखना है। सॉल्व अमोनिया प्रोसेस टोटल 5 स्टेप की रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद करनी है, जो मैंने बोला कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाते, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ज्यादातर सोडियम कंपाउंड्स की रिएक्शन पोटेशियम कंपाउंड से मैच करेंगे, बट यहाँ पे ये चीज अवॉइड करनी होती है। ये चीज अलग से हाईलाइट कर लिए। मे बी मेंशन्ड हियर दैट solve process cannot be extended to the manufacturing of potassium carbonate because of potassium hydrogen carbonate is too soluble in to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to the saturated solution of potassium chloride। तो जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं करता है। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि डेकाहाइड्रेट की तरह एग्जिस्ट करता है। मेंस में तो इसी तरीके का सवाल आ जाता है, Na2CO3.XH2O लिखा होगा और X पूछ लेंगे तो डायरेक्टली 10 हो जाएगा। डेकाहाइड्रेट की तरह एग्जिस्ट करेगा। कॉमन टर्म में इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो आपको पहले ही बता दिया है। रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है,
हीट करने से ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करता है, जो आपको इक्वेशंस में लिखा हुआ है। देखो Na2CO3.NH2O को हीट करता है तो Na2CO3.H2O बनता है, और उसको फिर फर्दर हीट कर देते हैं तो अराउंड Na2CO3 और वाटर बन जाता है। और टेम्परेचर पे ध्यान दो तो 373 केल्विन मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ऐसा होता है। उसका लिखा है एट 373 केल्विन द मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस एंड चेंजेस टू द व्हाइट पाउडर नोन एज सोडा ऐश। ये अगला कंपाउंड लिख लो, Na2CO3 को हम लोग बोलेंगे सोडा ऐश। ठीक है, यहीं पे एक और कंपाउंड चाहो तो लिख लो, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं पर्ल ऐश। अगर लिखना हो कंपैरेटिव नाम लिखना हो तो यहीं पे अलग से लिख देता हूँ, नीचे अलग से लिख लो। K2CO3 जो है इसको पर्ल ऐश बोलते हैं। K2CO3 ऑल्सो नोन एज पर्ल ऐश। जैसे सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा ऐश बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, लेकिन जो उसका एनहाइड्रस फॉर्म है उसको बोलते हैं सोडा ऐश। ऐसे पोटेशियम के लिए कंपाउंड अगर लिखेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं पर्ल ऐश। इसके बाद देखो, अगर हम यूजेस मार्क करें तो सोडियम कार्बोनेट या जो वॉशिंग सोडा है इसको यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग या लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज करते हैं सोप, बोरेक्स एंड कास्टिंग सोडा। और पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। और इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, सोडियम कार्बोनेट लैब में भी यूज होता है। सो दीज आर सम कॉमन यूजेस जो आपको मार्क कर लेने। देन द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज सोडियम क्लोराइड। आप सब जानते हो, कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। So the most abundant source of sodium chloride is seawater that contains around 2.7 to 2.9% by mass of the salt. तो आपको पता है कि जो कॉमन सॉल्ट हम लोग ज्यादातर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सी वाटर को एवापोरेट करके किया जाता है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय evaporation of sea water. Approximately 50 lakh tons of salt is produced annually in the India over by solar evaporation. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization process of brine solution. अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद होगा मैंने जब सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, तब आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। सो ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन्स सोडियम सल्फेट। अब जरा इस चीज को समझिएगा, तो जो हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें दैट कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के साथ ये सब इम्प्योरिटी फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड एज द इम्प्योरिटीज। Calcium chloride and magnesium chloride are the impurities because they are deliquescent. डेलिक्वेसेंट का मतलब आपको पहले ही समझाया था, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि उसी में डिसॉल्व कर जाते हैं, जो मैंने LiCl की प्रॉपर्टी बताई थी। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है और ये मैंने आपको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के टाइम पे सिखाया था, या कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के टाइम पे सिखाया था आयनिक में, तो वो कॉन्सेप्ट फिर से रिव्यू कर लेना है। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. The solution is then saturated with hydrogen chloride gas. जैसे HCl गैस पास करोगे तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो Na प्लस इंटू Cl- का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा और प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। सो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड आउट। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे मार्क कर लो। Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remains in the solution. तो ये प्योर सोडियम क्लोराइड अचीव करने का तरीका है कि जो भी हमने सॉल्ट अचीव करा सी वाटर को एवापोरेट कराने के बाद उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा के उसमें HCl गैस पास कर दी, जिससे कि सोडियम क्लोराइड का जो आयनिक प्रोडक्ट है Na प्लस इंटू Cl- वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करके और प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर गया। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली वाटर में ज्यादा होती है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो सोडियम क्लोराइड जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हायर है, सॉल्युबिलिटी इसकी बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे ध्यान दे लो। सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज अराउंड 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अराउंड 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, सो सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑल्दो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी बट बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आता है, सो ऑलमोस्ट इतनी रहने वाली है। बाकी यूजेस आपको पता है, कॉमन सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट की तरह से। और बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स लाइक सोडियम पेरोक्साइड, NaOH, Na2CO3 बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज होता है। इसके बाद अगला कंपाउंड सोडियम का जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, NaOH।
So sodium hydroxide is generally prepared commercially by the electrolysis of, अब यहाँ से important part है, by the electrolysis of sodium chloride in the Kastner-Kalner cell. इस cell important है आपके लिए. By the electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kalner cell. अभी process समझाता हूँ. So brine solution is electrolyte by using mercury anode. तो सेल के केस में एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट याद किया जाता है. सो मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड. यहाँ पे सोडियम मेटल इज डिस्चार्ज एट द कैथोड, combines with the mercury to form sodium amalgam and chlorine gas is evolved at the anode. तो आपको रूल सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो एनोड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. और बाद में जो अमलगम बनता है उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. सो बेसिकली प्रोडक्ट्स आर NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सोडियम अमलगम बीच में फॉर्म होता है, मरकरी कैथोड और कार्बन एनोड की तरह से रिएक्शन कराई जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर आप कास्टर-काल्नर सेल का डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, ऑल्दो दैट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है. यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कराते हैं. इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया, मरकरी इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट एनोड यूज करते हैं. मरकरी चूंकि लिक्विड होता है तो उसको मेटल वायर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग आयरन कैथोड यूज कर लेते हैं. यहाँ पे NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिसमें Na+ से सोडियम सॉलिड बनता है जो मरकरी में डिसॉल्व होकर सोडियम अमलगम, और बाद में सोडियम अमलगम को वाटर से ट्रीट करा के हम लोग NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देते हैं. दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ कास्टर-काल्नर सेल. सबसे कॉमन सेल है जिससे हम लोग NaOH प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. करंट टाइम में एक और सेल यूज करते हैं जो इसी का सब्स्टिट्यूट फॉर्म है जो पहले यूज करते थे. दिस इज कॉल्ड नेल्सन सेल. इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. तो नेल्सन सेल में भी NaOH बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनती है. इलेक्ट्रोड्स का ध्यान रखना है. इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे भी एक्वस NaCl की होगी. तो एनोड में हमारे पास 2 आयन पहुंचेंगे, एक Cl- एक OH-, क्योंकि NaCl से आयन बनेंगे Na+Cl-, वाटर से आयन बनेगा H+ और OH-. तो एनोड पे आपको पता है एनायन पहुंचता है तो Cl- और OH-. Cl- और OH- में Cl- की प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस होगी जिससे क्लोरीन गैस बनेगी. कैथोड पे हमारे पास कैटायन पहुंचेगा H+ और Na+. यहाँ पे प्रेफरेंशियली H+ की इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. और फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद सॉल्यूशन में हमारे पास Na+ और OH- बच जाएगा जो कि NaOH बनाने के लिए यूज किया जा रहा है. तो यहाँ का मेन प्रोडक्ट NaOH है और बाई प्रोडक्ट्स में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है. और ध्यान देना है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे अचीव हो रहा है और क्लोरीन जो है वो एनोड पे अचीव हो रहा है. इसकी मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई है. ट्रिक इज कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है. तो उसका मैंने आपको टेक्निक बताया हुआ है. द टेक्निक इज ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे. तो आपको बस देखना है कि प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन से बना कि कैथोड रिडक्शन से बना है. तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर ले जाओगे कि वो एनोड पे बनेगा या कैथोड पे बनेगा. सो नेक्स्ट केस में देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप प्रॉपर्टीज मार्क करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है. मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन है, ठीक ठाक लोअर वैल्यू है. इट इज रेडिली soluble in water forming hydroxides. So readily soluble in water to give a strong alkali solution. क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्वेसेंट. डेलिक्वेसेंट का मतलब आपको समझा चुका हूँ, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा कि उसी में डिसॉल्व कर जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज at the surface reacts with carbon dioxide to the atmosphere to form sodium carbonate. तो NaOH चूंकि स्ट्रॉन्गर बेस है, CO2 का करेक्टर एसिडिक है, तो रिएक्शन होकर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो सकता है. ठीक है. इसके बाद अगर इसके यूजेस मार्क करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज होता है. अब ये सब मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिनमें कभी कभी यूजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर्स, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज होता है, अभी मेटलर्जी में पढ़ेंगे इसको चल के हम लोग. बायर्स प्रोसेस होता है, बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिना गेन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स यूज करेंगे. लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज करेंगे. तो मेनली 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए, एक तो सोप वाली बात याद रखनी है और एक बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में, बॉक्साइट टू एल्यूमिना फॉर्मेशन में याद रखना है, NaOH यूज करते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड जो हमें सोडियम का पढ़ना है, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट. So sodium hydrogen carbonate is known as baking soda because it decomposes on heating to gentle bubbles with carbon dioxide, leaving holes in the cake and pastries, making them light and fluffy. तो आप जानते हो बेकिंग के पर्पज से सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है, इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं.
बनाने का तरीका इसका वही है जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट किया था, उसको बाद में हीट मत करो, या फिर सोडियम कार्बोनेट में वाटर और CO2 ऐड करके फाइनली इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दो. So sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate, being lesser soluble, gets precipitated out. And sodium hydrogen carbonate is mild antiseptic. ये इसका use याद रखना है. So sodium hydrogen carbonate is mild antiseptic for the skin infections, and it is used as a fire extinguisher. ठीक, ये आपके इसके uses हो गए. इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे. दिस इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. तो देखो हम में से ज़्यादातर लोग अभी देखो हम लोग साइंस पढ़ने लगे, 10th तक आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, तो हमारे दिमाग में एक मिथ हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को केवल आयरन रिक्वायर्ड है या कॉपर रिक्वायर्ड है. बट अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू आयरन. अब इस चीज़ को देखो, नीचे सबसे पहले एक कंपैरिजन दिया है जो आपका मिथ दूर करेगा. So it's given a typical 70 kg person contains around 90 gram of sodium, 170 gram of potassium as compared to only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. या भाई हमारी और बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम का अमाउंट आयरन के रिस्पेक्ट में बहुत गुना ज्यादा होता है. इसके बाद इनका लॉजिक समझना है. बेसिकली जो नर्व सिग्नल सिस्टम होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी इन आयंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये डायरेक्टली मार्क करना है. सो सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली आउटसाइड द सेल, being located in the blood plasma, and it's the interstitial fluid and the surrounded by the cell. These ion participates in the transmission of nerve signal. ये इनका use है. The regulating the flow of water across the cell membrane, and it is in the transport of sugar and amino acids in the cell. Sodium and potassium, although so similar chemically, differs quantitatively in the ability of penetrate the cell membrane. In this transport mechanism and in their efficiency to activate enzymes, thus potassium ion are most abundant cation. यहाँ से मार्क कर लीजिए. Potassium ions are most abundant cation within the cell fluid, where they activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose, and produces ATP. And with sodium are responsible for transmission of nerve signal. So sodium and potassium का कॉमन यूज जो है वो नर्व सिग्नल्स में होता है. पोटेशियम जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में काम आता है. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में करा के ATP बनाने में यूज होता है. ये सब इसके कॉमन यूजेस हैं. There is a very considerable variation of the concentration of sodium and potassium ions found on the opposite side of the cell membrane. As a typical example, in blood plasma, sodium is present to an extent of 1.43 millimoles per liter, whereas the potassium level is only 5 millimoles per liter within the red blood cells. These concentrations changes to 10 millimoles per liter and 105 millimoles per liter. ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर पहुंचेंगे तो ये कंटेंट चेंज हो जा रहा है. ठीक है, so in blood plasma sodium is present to an extent of 143 millimoles per liter, whereas in potassium level is only 5 millimoles per liter within the red blood cells. These concentration changes to 10 millimoles per liter for sodium and 105 millimoles per liter for potassium. These ionic radiation demonstrate that a discriminatory mechanism called sodium potassium pump operates across the cell membrane, which consumes more than 1/3 of the ATP used for resting animal, about 15 kg per 24 hours in the resting human. ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल यूजेस होगा. सो बेसिकली बस आपको 2-3 मेन बातें याद रखनी है. मेडिकल वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये इसकी इंपॉर्टेंस केवल इतनी है कि आपको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करने में यूज होता है. ठीक है, अभी इसका रिसेंटली जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, बस वो आप करके देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल आते हैं. ओके, सो यू मे सी क्वेश्चन नंबर 27. ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है अभी रिसेंट एग्जाम्स में. सो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 and 3 विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम आयन दैट आर अबंडेंट विद इन द सेल फ्लूइड इज आर. पहले पॉइंट में लिखा है दे एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स. करेक्ट. दे पार्टिसिपेट्स इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी. ये भी सही है. Along with sodium ions, they are responsible for the transmission of nerve signal. ये भी सही है. तो आंसर हो गया 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन ए. तो आपका ये एल्कली मेटल्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है.